फ्रेंड्स, आज बात करती हूँ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है, वो बहुत सारे पीसीएस एग्जामिनेशन में और यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक जो बेसिक होता है क्वेश्चन, वो होता है फ्लैगशिप प्रोग्राम से। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, योजनाएं हैं, उनसे जरूर क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट पूछे ना पूछे, लेकिन आपको उन क्वेश्चन को, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको तैयार करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे सेक्टर में जितनी योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस एग्जामिनेशन, उस स्टेट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होगा स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी आपको तैयार करके रखना है। लेकिन उसे आप सेक्टर वाइज में तैयार करें। अगर एक साथ आप तैयार करते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, जिसे आप तैयार नहीं कर पाएंगे, और टाइम पे जब रिकॉल करना होगा आंसर राइटिंग में, तब नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसके लिए आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि हमेशा इस पार्ट को, ये जो टॉपिक है, इसे आप अलग अलग सब डिवाइड करके इसके टॉपिक में पढ़ें। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर से पूछा जा रहा है, कोई भी ऐसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसके डेवलपमेंट या ग्रोथ की बात की जा रही है, उसके पैटर्न की बात की जा रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जीडीपी में उसके जब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, या और फार्मर्स वेलफेयर की बात करते हैं, तो आप अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं भी है कि आप बताएं फार्मर्स के वेलफेयर के, तो आप उन स्कीम्स को जरूर ऐड करेंगे, वहां पे आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसके लिए कुछ स्कीम्स को आज लाई हूँ आपके सामने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे भी ज्यादा स्कीम्स है, 25-30 ऐसे हैं, योजनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी मैंने बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को अलग करके रखा है, जो आपको हर 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 जितने भी कैंडिडेट्स है जो मेंस एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, उनको ये जानना जरूरी है। हालांकि पीटी एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे जो डेट्स पूछे जाते हैं, कब लॉन्च हुए कौन से स्कीम, ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जिसके लिए आप एक बार देखेंगे कुछ। जैसे सबसे पहले, जैसे ही आपको फार्मर्स की बात, एग्रीकल्चर की बात होती है, किसी क्वेश्चन आंसर राइटिंग में सबसे पहले क्या करना है आपको, कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन अभी आप उठाइए और देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 से 3 पार्ट में हर क्वेश्चन को बटा होता है। तो सबसे पहले तो आप उसके डायमेंशन को समझेंगे, क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाहते हैं। उसके बाद जो होगी आपकी फ्रेमिंग होगी। सबसे पहले इंट्रो में आप लेंगे कि अगर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जीडीपी में उसका, अगर स्टेट की बात करूं तो जीडीपी में उस स्टेट का एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है वहां के जीडीपी में, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, उसके बाद देंगे, आप इंट्रोडक्शन की पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपको देना है कि सबसे जितनी कितनी पॉपुलेशन है, परसेंटेज पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर एंड उससे जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उनमें ये इन्वॉल्व है, ठीक है, ये दिखाना है सबसे पहले। और उसके बाद आपको ये दिखाने के बाद आपको उसके बाद दिखाना है कि सबसे पहले कि एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वहां पे, सेक्टोरल ग्रोथ, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेक्टर का क्या है, एग्रीकल्चर में सिर्फ, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर का आपने ग्रोथ दिखा है। अब प्राइमरी सेक्टर में भी आप बांटेंगे कि क्रॉप का क्या है और वहां के लाइफ स्टॉक कौन है। अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ के जो प्रोडक्ट है, क्रॉप है, वो टॉप पे है, ठीक है, जैसे अगर राइस की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात की, तो वहां पे आपको वो दिखाना है रेशियो कि कितना प्रोडक्शन होता है इस स्टेट में। और चौथी चीज कि टोटल आपको दिखाना है इस साल का प्रोडक्शन, लास्ट ईयर का प्रोडक्शन जो है, लेटेस्ट आपके पास जो रिपोर्ट है, डेटा है, उस प्रोडक्शन को आपको दिखाना है कि इतना प्रोडक्शन है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल आपको दिखाना है कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, सारे जितने फसल है उनका प्रोडक्शन कितना हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है, ग्रोथ पूछा जा रहा है अगर एग्रीकल्चर का, तो आप एक ग्राफ बनाएंगे, वहां पे ग्राफ बना के आप दिखाएंगे, एक बार डायग्राम बनाएंगे, और वहां पे आप शो करेंगे कि इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस इतना था, मान लीजिए 1951 से शुरू करती हूँ, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जब से, तो वहां से दिखाएंगे कि 51 में इतना टोटल हमारे यहाँ प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और अभी के लास्ट ईयर इतना है। तो आपको एक पता चल जाएगा। किसी को भी बीच बीच में 2-3 साल ले लेंगे, या फिर आप ऐसा करेंगे कि 2020 ईयर्स को डिवाइड करके 1971 में, 1971 में क्या था, 1991 में क्या था, 2001 में क्या था, और लेटेस्ट 2024 का जो रिपोर्ट है उसको आप मेंशन कर देंगे। वो आपको मिल जाएगा कहीं भी इकोनॉमिक सर्वे से। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो प्लीज इसे पेशेंस के साथ देखिए। बहुत, मैं बीच बीच में बहुत यूजफुल आपको टिप्स देती रहती हूँ।
ठीक है, तो आप उसे जरूर नोट करें कि क्या जरूरी है कहाँ पे। उसके बाद आती हूँ कि जैसे ही आपने टोटल प्रोडक्शन दे दिया तो एक आपका पैराग्राफ 4-5 लाइन 6 लाइन का हो जाएगा, इंट्रो पार्ट हो जाएगा। तो आपने ये समझा दिया कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे देश में अभी भी। ठीक है, अभी हालांकि बहुत कम हो, 17 दशमलव कुछ है जीडीपी में। अगर नेशनल लेवल पे रेशियो देखते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि बहुत हमारा पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब आते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, जो भी योजना से संबंधित क्वेश्चन है, तो दो चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे आप इन चीजों को देने के बाद। हमेशा कोशिश करें कि वैसे आंसर शुरू करें जहां से कोई डेटा अगर लेके आप उससे आंसर अगर स्टार्ट करना है राइटिंग, वहां से आप आंसर लिखना शुरू करिए। ये आपके लिए बहुत ही फायदे वाली चीज है, क्योंकि पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ आपको ये पता है कि इसमें क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि जब आप आंसर लिखते हैं और आंसर का जो आपका पहला पैराग्राफ होता है, इंट्रो पार्ट, बेसिकली इंट्रो पार्ट, वो आपको बता देता है। अगर आपको उस आंसर के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो देखे क्वेश्चन कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। इतना स्मार्ट आपका होना चाहिए आंसर। तो हमेशा जब फॉर्मेटिंग करें तो ध्यान रखें कि 4-5 लाइन जो आपका 6 लाइन होने वाला है, और लास्ट में कंक्लूजन, वो आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, इफेक्टिव होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। तो जो अगर पूछा जाए स्कीम से पूछा जाए, तो अब आते हैं अब स्कीम्स के बारे में। तो सबसे पहले जब एग्रीकल्चर स्कीम की बात करते हैं, तो सबसे पहले 2004-5 में एक कमेटी बनी थी, ठीक है, कमीशन ऑन फार्मर्स बना था, ठीक है, एग्रीकल्चर कमीशन ऑन फार्मर्स। ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के देखरेख में बना था, और इसकी रिपोर्ट उसके अगले 1-2 सालों में आ गई थी, और इसीलिए इसको स्वामीनाथन कमेटी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर ध्यान दिया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़ देते हैं, तो अगर ध्यान एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना इंस्टीट्यूशनल लेवल पे शुरू किया गया, ठीक है। और अगर हम बात करते, एक लाइन और जोड़ सकते हैं आप इंट्रो पार्ट में, कि अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में हमारे एग्रीकल्चर पे ही मेन फोकस था, तो वहां आप एक लाइन दे सकते हैं कि हमारा टारगेट क्या था और अचीव हमने कितना किया, ठीक है, और कौन से मॉडल पे आधारित था, ठीक है। तो यहाँ ये इंट्रो में अगर जोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो अब आते हैं, तो ये स्वामीनाथन रिपोर्ट, ठीक है, इनको स्वामीनाथन जी के नाम पे इनको नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो है 2004-5 में आया था, 4 में आया था बेसिकली। तो इनकी जो रिकमेंडेशन होती है फार्मर्स के ऊपर, ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इसको मानना चाहिए। जहां से भी आप राइटिंग शुरू करें एग्रीकल्चर से, इसको जरूर 2-3-4 लाइनों में, जितना स्पेस वहाँ आप देख लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितना वहाँ स्पेस मिलता है, स्कोप कितना बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ स्वामीनाथन रिपोर्ट जो थी, ठीक है, इस सबसे पहले यहाँ फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन को लेके रिकमेंडेशन दिया गया इस कमेटी के द्वारा, ठीक है। जो रिकमेंडेशन थे उनमें देखिए, जितने भी रिकमेंडेशन होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कुछ चीजें सिमिलर होती हैं बहुत, लेकिन 3-4 चीजें इसमें यूनिक दी गई थी, जिसके कारण रिकमेंडेशन आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, किसानों को प्रॉफिट दिलवाने के लिए हर जगह आपको मिलेगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी चीजें हैं, नीतियां जो है, उनको उनके रिफॉर्म के लिए ये कॉमन है। जहां भी आप पढ़ेंगे, किसी भी एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आएगा तो ये तो सब जगह रिकमेंडेशन किसी भी चीज को लेकर, लेकिन मेन फोकस जो था वो प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी भी आती है, कोई भी अनस्टेबिलिटी आती है कंट्री में, तो उसका फार्मर्स के इनकम के ऊपर कोई भी उसका जो डाइवर्स इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी उनकी मेंटेन रहेगी। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो सस्टेनेबल रहेगा हमारे देश में, प्रॉफिटेबल रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की थी। इन्वेस्टमेंट जैसे इनपुट पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाने की बात होती है, कभी कभी जो लैंड डेवलपमेंट में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लैंड डेवलपमेंट में, सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात है। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। इरिगेशन पे, लैंड रिफॉर्म और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहाँ पहली बार शायद बात की गई है कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए फंड तो नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब एक और चीज है कि फार्मर्स को लागत के आधार पर अधिक प्रॉफिट पड़े। जो उनकी इनिशियल जो कॉस्ट उन्होंने लगाया है फार्मिंग के ऊपर और जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी ट्रस्ट होगा हमारे फार्मिंग सेक्टर के लिए। उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले नेचुरल, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइन है, नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड जो फार्मर्स है उनके लिए कहा गया है कि एग्रीकल्चर रिस्क फंड की स्थापना की जाए, ठीक है। ये पहली बार किसी रिकमेंडेशन में मेंशन किया है एग्रीकल्चर रिस्क फंड की। जोखिम अगर हो जाता है किसी भी कंडीशन में, तो अगर नेचुरल कैलामिटी हो, कुछ भी ऐसी चीजें हो और वहां पे उनका प्रोडक्शन बाधित होता है, फसल नहीं होता है, फसल को नुकसान होता है किसी भी स्टेज पे, तो उनके लिए एक फंड रेज किया जाए, फंड बनाया जाए नेशनल लेवल पे, जिसके तहत उनको उसका जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, उसको कंपनसेट किया जा सके। तो ये सबसे पहली बात की गई थी। और लैंड रिफॉर्म्स की यहाँ बात की गई। लैंड रिफॉर्म्स में यहाँ पॉलिसी की बात नहीं की गई थी, पॉलिसी तो ऑलरेडी हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स पहले से है। पॉलिसी यहाँ पे बात की गई थी कि जितने भी बेकार जो भी लैंड है, अतिरिक्त लैंड जो भी जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, या फिर बेकार जो बैरन लैंड्स है, ठीक है, वो भूमिहीनों में बांटना, जिनके पास लैंडलेस जो भी लोग हैं उनमें, और जो कृषि करने के इच्छुक हैं उनमें वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसको आइडेंटिफाई किया जाए और उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तीसरा था कि सभी को फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराना। तो बाद में फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है और जो कि उपलब्ध कराया गया अब सबको फूड सिक्योरिटी। अब आते हैं इसके बाद जो भी आप मेंशन करेंगे, पहले फार्मर कमीशन की बात करेंगे, सेकंड जो होगा आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। किसी भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज को लिख रहे हैं, किसी भी कोई भी क्वेश्चन का डायमेंशन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये दो से आपको जरूर हमेशा ध्यान में रखना है, इसको पूरा आपको रट के रखना है, एक एक लाइन। और स्कीम्स आपके इधर उधर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आप लिख लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो 2007 में बना था, आपको पता है 2007 में। उसका सबसे पहला ये था कि सभी को जो फूड है सेफ्टी के साथ वो फूड उनको प्रोवाइड कराया जाए, सबसे पहले था, ठीक है। और ये 7-8 में लॉन्च हुआ और इंक्रीज था इसमें प्रोडक्शन। और फूड सिक्योरिटी मिशन, सॉरी फूड सिक्योरिटी एक्ट तो बाद में आया, फूड सिक्योरिटी मिशन की मैं बात करें। फूड सिक्योरिटी मिशन का ये था सबसे पहले कि चावल, दाल और गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए सबसे पहले, तब तो हम फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे। जब तक कोई मिशन नहीं आएगा तो हम जब तक फूड की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंश्योर नहीं करेंगे तब तक हम फूड सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड की, उसके बाद तो हम फूड बांटने की और उनको लोगों तक पहुंचाने की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए 2007 में आया था फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे। तो उसमें क्या था, जितने लैंड है एग्रीकल्चर के अंदर उसको एक्सपेंड करने की बात हुई थी, ठीक है। उनके जो इनहांस करने की उनकी प्रोडक्टिविटी है जो हमारे क्रॉप की, उसके फसल को उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की, जो हर जगह आपको दिखता है, ये कोई बहुत नई चीज तो बहुत नहीं थी। रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी की जब आप बात करेंगे, ये पहले कभी बात नहीं की गई थी। सॉइल फर्टिलिटी की जब बात करते हैं तो उसके बाद आपको पता है सॉइल हेल्थ कार्ड इशू हुआ था, जो कि अगर कहा जाए तो एक माइलस्टोन इनिशिएटिव है इंडिया में, क्योंकि उसके आधार पर पता चलता है कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन कौन से पोषक तत्व है। और जो मिट्टी है, सैंपल लिया जाता है, वो भेजा जाता है सैंपल, और उसके आधार पर एक कार्ड, हर फार्मर को एक कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, और उसके आधार पर ये बताया जाता है कि उसकी फर्टिलिटी क्या है उस सॉइल की, और वो सॉइल कितना हेल्दी है और किस फसल के लिए सुटेबल है। उसके बाद उसमें कुछ सजेशन एडवाइस दिए जाते हैं, सजेशन दिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर इस रीजन की जो मिट्टी है, एरिया की मिट्टी है, उसमें इसकी कमी, इस पोषक तत्व की कमी है, और आपको इसके इनरिचमेंट के लिए ये पोषक तत्व उसमें ऐड करना है,
ठीक है, तो सजेशन के साथ ही दिया जाता है। तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत माइलस्टोन जो इनिशिएटिव अगर कहा जाए तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इसको आप बहुत अच्छे से इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इसमें होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में सब जगह मिलता है आपको। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और देन आता है, अगर फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आते हैं थोड़े बहुत 4-5 और जो फार्मर से रिलेटेड जितने भी उनके स्कीम्स हैं उनके बारे में मैं बात करती हूँ। तो उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाने जा रही हूँ, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट करना ना भूले जो भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी चीजें आपको अच्छी लगी हो। और नेक्स्ट में मैं आपको रिसोर्स भी बताऊंगी कि कहाँ से आपको पढ़ना है। तो अगले वीडियोज को जरूर देखें। तब तक